बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी ज़ाहिद मुरखेल साहब, और इस वक्त हम दोनों मौजूद हैं पेशावर के चौकियात गार में। ये वो बाज़ार है जिसको तकरीबन आज से 4 रोज़ कबल सील किया गया था। आज तकरीबन 5वां दिन है कि ये सील है, और जब से ये बाज़ार सील है डॉलर की कीमत को एक कट लगा हुआ है, रुक गई है, और बल्कि वो उल्टे पाँव वापस जा रही है। ज़ाहिद साहब, क्या वजह है, इस मार्केट का ऐसा क्या असर था कि इसको सील करने से डॉलर कंट्रोल हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़हीम साहब। असल में ये अगर हम देखें तो जिस तरह कराची में स्टॉक एक्सचेंज है या इस्लामाबाद में, लाहौर में, तो इस तरह इसको हम कह सकते हैं कि ये एक स्टॉक एक्सचेंज की तरह है खैबर पख्तूनख्वा में। पेशावर चूँकि सदर मुकाम है और यहाँ पर ज़्यादा कारोबार भी होता है, तो इस वजह से ये मार्केट जो है इनकी बहुत बड़ी अहमियत है, न सिर्फ डॉलर के हवाले से बल्कि मुल्क की जो तमाम करेंसी है उनके हवाले से। रियाल, दरहम, पाउंड है, इस तरह पाउंड स्टर्लिंग है, और इस तरह और जो ममालिक हैं वो जहाँ पर पाकिस्तान के लोग बसते हैं, तो ज़ाहिर है वो यहीं पर अपने पैसे जो है वो तब्दील करने के लिए लाते हैं। चूँकि फ़हीम साहब, बैंकों में आपको पता है कि बैंकों में बहुत से मसाइल हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादातर ममालिक की करेंसी नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो ये डीलर्स हैं ये करेंसी का कारोबार करते हैं। क्योंकि हम अफ़गानिस्तान से मुल्हिक है, मिले हुए हैं, तो अगर पाकिस्तान के और भी जो ताजर है वो अगर यहाँ आते हैं, अफ़गानिस्तान जाते हैं, तो ज़ाहिर है उनका तमाम इन्हिसार जो है वो इसी सरापा बाज़ार पर होता है। तो जब ये सरापा बाज़ार बंद होता है तो ज़ाहिर है कोई लाहौर से चल के जो है वो डॉलर अपने साथ नहीं ला सकता। आपको पता है डॉलर में 100 नोट से बड़ा नोट नोट नहीं ही है, नहीं है, 100 से नोट नोट ही नहीं नहीं है। है। तो अगर आप 10,000 डॉलर भी लेके चले तो वो बहुत ज़्यादा, उसके पूरा एक बैग आपको भरना पड़ेगा। तो यही वजह है कि वो रास्ते में तो वो नहीं आ सकते और जगह से पैसे नहीं ले सकते। तो ये एक ऐसा मार्केट है कि जहाँ पर आपको पैसे मिलते हैं। फिर यहाँ पर शाखें हैं पूरे सूबे में, इनके जो ट्रेडर्स हैं वो पहले हुए हैं। आप सवात में जाएं, डी खान में जाएं, बनू में जाएं, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर इनके जो शाखें हैं वो है, ब्रांचेस है, और वहाँ पर आपको करेंसी मिलती है। दूसरा मसला ये है कि आम जो लोग हैं उनका भी इन्हिसार, ताजरों के अलावा भी इन्हिसार यहाँ पर है। फ़हीम साहब, रोज़ाना की बुनियाद पर लोग पैसे भेजते हैं बाहर के ममालिक से, वो भी इसी चैनल के ज़रिए जो है पैसे आते हैं बैंकों के हुंडी हवाला में। ज़रिए। जी, हुंडी हवाला में। तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन बैंकों की बहुत कम है। यहाँ पर जब आते हैं तो उनको वो अपने पैसे मिलते हैं। और जो यहाँ से जो ज़्यादा हम देखें खैबर पख्तूनख्वा के, अगर कोई मतलब कोई चतराल से भी स्टूडेंट है और वो जा रहा है बाहर के मुल्क में, तो ज़ाहिर है वो यही से उनके लिए सबसे बड़ा जो सेंटर है वो यही पेशावर है, अच्छा और ज़ैद साहब, यहाँ से वो यहाँ पे करते हैं। हमें अमूमन तौर पे करेंसी नहीं मिलती। करेंसी की बुकिंग हो जाती है, करेंसी वहीं रहती है, और फिर करेंसी बढ़ती है तो पेमेंट हो जाती है। ये क्या प्रोसेस होता है? ये फ़हीम साहब इस तरह है कि ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि जो एक तो वो होते हैं जो डॉलर खर्च करने के लिए लेते हैं, वो किसी तिजारत के लिए लेते हैं, सामान के या लिए लेते पढ़ने हैं, के लिए जाते हैं, या बाहर उनको पढ़ने चाहिए के लिए होते हैं। जाते हैं, या इलाज के लिए जाते हैं, उम्र के लिए जाते हैं, तो उस वो करते हैं। अदरवाइज़ जो कारोबार करते हैं उसका फ़हीम साहब ज़्यादातर यही होता है कि जिस तरह सट्टा खेला जाता है इसी तरह सट्टे का कारोबार होता है। एक को फ़ोन किया जाता है कि मिसाल के तौर पर आज रेट डॉलर का क्या है, वो रेट बता देता है, तो फिर वो कहते हैं कि चलो 1 लाख रुपए या 2 लाख या 3 लाख डॉलर जो है ये मेरे लिए रख दे। तो तो डॉलर वो होते नहीं है। डॉलर होते नहीं है। ये सब एतमाद का गेम होता है। एतमाद एतमाद पे ये सब कुछ चलता है, और ये हर कोई तो नहीं कर सकता कि आप टेलीफोन उठा ले, उनको फ़ोन कर ले। ज़ाहिर है वो ही ब्रोकर होता है या ख़रीदार होता है, जो भी वो होता है। तो वो फिर जब वो दूसरे दिन रेट चढ़ता है तो वो पता करते हैं, अगर डॉलर की कीमत में कमी आई है तो ज़ाहिर है वो दुकानदार क्लेम करता है उस आदमी से कि आप बकाया जो है आपके इतने पैसे बनते हैं, आप मुझे दे दें। और अगर पैसे मतलब रेट बढ़ जाता है तो ज़ाहिर है वो जो मुनाफा होता है वो फिर वो दूसरे वो आदमी को मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे कोई 400 से ऊपर दुकानें बंद हुई हैं। कितने लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता है? क्योंकि अब हर बंदा तो 2 नंबर काम नहीं कर रहा होगा ना, लेकिन सबको अक्रॉस द बोर्ड बंद कर दिया गया, तो कितने लोगों का रोजगार खतरे में है इस वक्त? फ़हीम साहब, यहाँ पर जितना भी कारोबार है ये कोई गैर कानूनी नहीं है। और यहाँ पर जितना भी कारोबार है उन्होंने सब ने एनओसीज़ लिए हुए हैं कि इजाज़तनामे हैं। कोई इस तरह का मेरे ख़्याल में, अगर हम ये सरापा बाज़ार देखें तो ये तो शहर के बीचों बीच है। बिल्कुल।
تو یہاں پر کس طرح غیر قانونی کاروبار ہوتا ہے، اور اگر یہ غیر قانونی تھا یہ کاروبار تو پھر یہ اب تک کیوں چل رہا تھا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سراپا بازار میں اس طرح نہیں ہے کہ مطلب تمام قانونی ہے، اس میں غیر قانونی بھی ہوتے ہوں گے۔ ایف آئی اے آتی ہے، ہم سنتے ہیں کہ کارروائی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو آپ نے بے روزگاری کی بات کی، ظاہر ہے ایک دکاندار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اپنے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، ساتھ بھائی بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس مزدور بھی ہوتے ہیں۔ ہر دکان میں دو دو تین تین لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ سارا کاروبار بند کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تمام لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ اس کے لیے ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے، مطلب جو یہ منی چینجر جو ہیں، یہ سراپا بازار میں جو کام کرتے ہیں، یہ سٹیک ہولڈر ہے، تو آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے کوئی مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ اگر آپ کسی دکاندار سے پوچھیں جو منی چینجنگ کا کاروبار کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو بھی اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو ان کو اتنے مسائل ہوتے ہیں غیر قانونی جو کاروبار کرتے ہیں ان سے، تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ غیر قانونی کاروبار ختم ہو جائے۔ لیکن اس کی بجائے اگر آپ پورے مارکیٹ کو بند کر دیتے ہیں، لوگوں کا کاروبار خراب کر دیتے ہیں، تو یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ دکان اگر کوئی دکاندار کام کرتا ہے تو وہ تو گھر سے بھی کر سکتا ہے، وہ کسی پلازے میں بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بھی یہ ڈیلنگ کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا پشاور میں کوئی اتنے ڈالر نہیں نکلے جس طرح لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ پشاور ایک ہب ہے اور یہاں سے ڈالر جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم نے دیکھا کوئی کارروائی نہیں ہوئی، ابھی تک کوئی ڈالر جو ہے وہ برآمد نہیں ہوئے۔ ہاں اگر آپ 1000 1500 2000 کی ڈالر کی بات کرتے ہیں تو یہ تو آج کل ہر کسی عام لوگوں کے پاس بھی گھروں میں پڑے ہوئے ہیں اتنے ڈالر۔ صحیح۔ اور جس طرح زاہد صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ مارکیٹ ایک روزگار دیتی ہے یہاں پہ بہت سے لوگوں کو۔ ہم خود چھوٹے تھے یہاں آیا کرتے تھے، جو ہمارے فیملی کے باہر کے لوگ تھے وہ اکثر اوقات یہاں پہ پیسے بھیجتے تھے۔ ایک آسان طریقہ تھا، ہنڈی حوالہ اگر بند کرنا ہے تو آپ کو بینکنگ سسٹم آسان کرنا ہوگا، نہ کہ آپ اس کو اور بھی مشکل کریں اور چھاپے مار کے بند کر کے۔ یہ مارکیٹ شاید ہفتہ 10 دن بند رہے لیکن پھر کھلے گی اور پھر وہ سب کچھ ہوگا۔ اگر یہ غیر قانونی تھا تو اب تک کیوں ہو رہا تھا، اور اگر یہ قانونی ہے تو اب بند کیوں کیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس سوال کا جواب ضرور ملنا چاہیے۔